जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंडे में। साथियों, आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं भारतीय राज्यव्यवस्था का भाग 10 और इस भाग में हम बात करेंगे राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाली न्यायिक शक्तियों की, जुडिशियल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। इससे पहले के भारतीय राज्यव्यवस्था के भागों में हम राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाली आपातकालीन शक्तियों के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं और पिछला जो वीडियो था भाग 9, उसमें हमने राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाली कार्यपालिका तथा संसदीय शक्तियों की विस्तार से चर्चा की थी। तो साथियों, आज भारतीय राज्यव्यवस्था के भाग 9 में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाली न्यायिक शक्तियों की। तो प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। भारतीय राज्यव्यवस्था के संदर्भ में जितने भी वीडियो मेरे द्वारा बनाए गए साथियों, ये आप अच्छी तरह देखिए, सुनिए और इनके आप नोट्स भी बनाइए। आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है साथियों। न मैं इस बिंदु को कोई इशू बनाना चाहता हूं, चाहे आप आरएएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो या शिक्षक भर्ती फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान पुलिस पटवारी कांस्टेबल किसी की भी तैयारी कर रहे हो। टोटल कंपटीशन एग्जामों में भारतीय राज्यव्यवस्था सिलेबस में आता है। तो मेरा जो बताने का जो तरीका है साथियों, मैं आपको पूरी डेप्थ में बताने का प्रयास करता हूं और हमारे इस चैनल का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि विद्यार्थियों तक अधिक से अधिक जानकारी पहुंचे। तो साथियों, इसी क्रम में आज मैं आपके बीच में लेकर आया हूं राष्ट्रपति को प्राप्त न्यायिक शक्तियां। जुडिशियल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए साथियों, न्यायिक शक्तियों के संदर्भ में चर्चा करने से पहले सबसे पहले आपको एक अनुच्छेद ध्यान में रखना है, आर्टिकल 72 या अनुच्छेद 72। अब अनुच्छेद 72 में क्या उल्लेख है, क्या शक्तियां दी गई हैं राष्ट्रपति महोदय को, इस पर चर्चा करने से पहले इस अनुच्छेद की प्रारंभिक पृष्ठभूमि को जानना बहुत आवश्यक है। और इस पृष्ठभूमि को अपन कैसे जानेंगे, ये इस तरह से जानेंगे साथियों कि भारतीय न्यायिक जो संरचना है उसके बारे में आपको जानकारी लेनी है। भारतीय न्यायिक संरचना में सबसे नीचे जो है वो होता है सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट को कहा जाता है जिला या अधीनस्थ न्यायालय। इसके ऊपर होता है हाई कोर्ट, जो राज्यों में होते हैं इनको कहा जाता है उच्च न्यायालय। वर्तमान में 24 उच्च न्यायालय हैं भारत में, यह भी एक फैक्ट है। और सबसे ऊपर होता है साथियों सर्वोच्च न्यायालय, या इसी का दूसरा नाम है उच्चतम न्यायालय और अंग्रेजी नाम है सुप्रीम कोर्ट। ये देश में एक होता है और कहाँ है ये, नई दिल्ली। इसको बोला जाता है न्यायालयों का न्यायालय। अब देखिए साथियों, बात को समझिए आप, ये देश की न्यायिक संरचना है। यदि कोई व्यक्ति है जिसे सेशन कोर्ट के द्वारा सजा दे दी गई है और इस सजा से संबंधित व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, सजा कोई भी हो सकती है, यहां हम पर्टिकुलर किसी सजा की बात नहीं कर रहे हैं कि उसको आजीवन कारावास मिला है, मृत्युदंड मिला है या फिर 10 वर्ष की सजा हुई है। मतलब यदि संबंधित व्यक्ति सेशन कोर्ट या जिला न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। हाई कोर्ट ने भी उसकी अपील को ठुकरा दिया है, वही सजा बरकरार रखी है जो सेशन न्यायालय ने दी है। तो संबंधित व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है और यदि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी उसकी अपील को ठुकरा दिया जाता है
तो इस स्थिति में साथियों संबंधित व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति के समक्ष दया याचना प्रस्तुत कर सकता है। संबंधित व्यक्ति अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के समक्ष दया याचना प्रस्तुत कर सकता है। इसको बोलते हैं मर्सी पिटीशन, दया याचना। तो अनुच्छेद जो 72 है वो संविधान में साफ साफ ये उल्लेख करता है कि यदि कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के समक्ष दया याचना मर्सी पिटीशन प्रस्तुत कर सकता है और राष्ट्रपति इस दया याचना के तहत 4 प्रकार के निर्णय उस दया याचना पर सुना सकता है। वो 4 प्रकार के निर्णय कौन से हैं आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहला जो है साथियों वो है क्षमा। राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत संबंधित व्यक्ति की सजा को पूर्णतया माफ कर सकता है। यदि संबंधित व्यक्ति को मान लीजिए मृत्युदंड की सजा दी गई है, फांसी दी गई है, तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 72 के तहत उसकी सजा को पूर्णतया माफ कर सकता है, क्षमा कर सकता है। दूसरा देखिए साथियों इसमें आता है स्थगित। स्थगित का मतलब है, आप देखिए शब्द को समझिए, पॉलिटी साइंस में जो प्रश्न आते हैं वो एक शब्द के आधार पर पूरे प्रश्न का उत्तर चेंज कर देते हैं। स्थगित का मतलब है जैसे कुछ समय के लिए संबंधित व्यक्ति की सजा को रोक सकता है, आगे बढ़ा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए संबंधित व्यक्ति महिला है और वो गर्भ से है, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद 72 के तहत स्थगित कर सकता है वो दया याचना कुछ समय तक के लिए, क्योंकि इससे क्या होगा, जो महिला है जिसे मृत्युदंड मिला है तो उस महिला के साथ जो है वो उसके गर्भ को भी खतरा है, तो कुछ समय के लिए सजा को आगे बढ़ा देना, पोस्टपोन कर देना, ये कहलाता है स्थगित। तीसरा देखिए साथियों इसमें क्या होता है, सजा को कम करना। जो सजा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संबंधित व्यक्ति को दी गई है उस सजा में राष्ट्रपति थोड़ी कमी कर सकता है। कमी कैसे कर सकता है, फांसी की सजा प्राप्त व्यक्ति है तो उसको आजीवन कारावास के रूप में वो बदल सकता है, तो बदलने की बात अलग है। यहां मैंने कहा है कि संबंधित व्यक्ति की सजा में राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत क्या कर सकता है, कमी कर सकता है। चौथा जो बात आती है वो है बदलाव की। या परिवर्तन। इसमें क्या होता है साथियों, राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत संबंधित व्यक्ति की सजा में बदलाव कर सकता है या संबंधित व्यक्ति की सजा की जो है प्रकृति है, प्रकृति में बदलाव कर सकता है। जैसे मान लीजिए फांसी की सजा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संबंधित व्यक्ति को सुनाई गई थी, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत संबंधित व्यक्ति की दया याचना का समाधान करते हुए संबंधित व्यक्ति की सजा फांसी से प्रकृति अनुरूप बदलकर क्या कर सकता है, आजीवन कारावास में बदल सकता है। तो यह है अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त शक्तियां। तो देखिए साथियों, सबसे पहले हमने भारतीय प्रशासनिक न्यायिक व्यवस्था का ढांचा देख लिया और उसके बाद में हमने देखा कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, कौन कौन सी न्यायिक शक्तियां दी गई हैं। तो क्षमा कर सकता है, किसी भी संबंधित व्यक्ति की सजा को कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर सकता है, सजा में कमी ला सकता है और सजा की प्रकृति में बदलाव कर सकता है। तो ये चारों चीजें हमने पढ़ ली हैं। अब देखिए मेन जो बात आती है साथियों वो क्या आती है,
राष्ट्रपति के सामने कोई भी दया याचना प्रस्तुत की जाती है तो उस दया याचना पर निर्णय राष्ट्रपति देगा। ये हम सभी जानते हैं, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को उस दया याचना पर निर्णय देना है। तो ये जो निर्णय जो दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, क्या इस निर्णय को लेने में राष्ट्रपति अपनी सुविवेक की शक्ति का प्रयोग कर सकता है? बात को समझिए साथियों आप। मेरा कहने का सीधा सा तात्पर्य यह है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा राष्ट्रपति के सामने दया याचना प्रस्तुत की जाती है तो उस दया याचना पर निर्णय राष्ट्रपति लेगा। लेकिन क्या राष्ट्रपति इस दया याचना पर निर्णय लेने के लिए अपनी स्वयं विवेकीय शक्ति का प्रयोग कर सकता है? तो देखिए साथियों, इसका जवाब आएगा नहीं। राष्ट्रपति अपनी स्वयं शक्ति का प्रयोग नहीं करता है। तो प्रश्न आता है कि दया याचना पर निर्णय लेने में राष्ट्रपति को सिफारिश कौन करेगा? तो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है साथियों। जो भी आपको तथ्य बताया जा रहा है उस तथ्य को आप अच्छी तरह सुनिए। ऐसे मत देखिए कि बोर्ड पर मेन पॉइंट्स कौन से लिखे जा रहे हैं। हर बात जो मैं आपको बोल रहा हूं, हर बात में से जो है प्रश्न बनेगा। और आजकल भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में जो प्रश्न आते हैं वो कथनों से संबंधित आते हैं। कौन सा कथन सत्य है या कौन सा असत्य है। तो इस बात को आप अच्छी तरह ध्यान में रखिए कि अनुच्छेद 72 का प्रयोग करने में राष्ट्रपति सुविवेक प्रयोग में नहीं ले सकता। वो अनुच्छेद 72 के तहत सुविवेक का प्रयोग नहीं कर सकता। वह वही निर्णय लेगा जो मंत्रिपरिषद उसे सिफारिश करेगा। तो जाहिर सी बात है, इतनी बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो साथियों, इतनी बात जो है मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी पूरी तरह से। अब देखिए, अगला जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष दया याचना प्रस्तुत की गई है, तो राष्ट्रपति महोदय को उस दया याचना पर कितनी अवधि के भीतर निर्णय सुनाना होगा। प्रश्न आप समझ लीजिए अच्छी तरह। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा दया याचना राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत की गई है तो उस दया याचना पर राष्ट्रपति को कितनी अवधि के भीतर निर्णय सुनाना होगा। तो इस संदर्भ में जैसे आ जाए ऑप्शन 6 माह में, 2 माह में, 1 माह में या कोई अवधि निर्धारित नहीं। इंडियन पॉलिटी में एग्जामिनर किसी भी प्रकार का प्रश्न पुटअप कर सकता है। आप ये नहीं सोचें कि इस तरह का प्रश्न कभी आगे आया है या नहीं आया है। देखिए, ये बात यहां से आ रही है कि यदि किसी संबंधित व्यक्ति के द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष दया याचना प्रस्तुत की गई है तो जाहिर सी बात है राष्ट्रपति को उस दया याचना पर निर्णय भी देना होगा। या तो वो उस दया याचना को ठुकरा सकता है या उसको क्षमा कर सकता है, स्थगित कर सकता है, उस सजा की प्रकृति में बदलाव कर सकता है, सजा को कम कर सकता है। तो इस स्थिति में यदि प्रश्न आ जाए कि राष्ट्रपति को कितनी अवधि के भीतर अपना निर्णय देना होगा, तो देखिए साथियों, इसमें उत्तर आएगा कोई अवधि निर्धारित नहीं है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 साफ साफ ये उल्लेख करता है कि राष्ट्रपति के समक्ष यदि कोई दया याचना प्रस्तुत की जाती है तो कितनी अवधि के भीतर वो उस दया याचना पर निर्णय देगा, इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो कोई भी अवधि निर्धारित नहीं है, राष्ट्रपति चाहे उतना समय लगा सकता है।
तो आप समझ गए होंगे ये बात। अब देखिए अगली बात आती है साथियों, मान लीजिए व्यक्ति है, उसे जिला न्यायालय के द्वारा फांसी दे दी गई है, तो वो अपील करता है उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट भी उसकी अपील को ठुकरा देता है, सजा यथावत रखता है, तो वो अपील करता है सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट भी जो है उसकी अपील को ठुकरा देगा। तो राष्ट्रपति के समक्ष संबंधित व्यक्ति अपनी याचिका प्रस्तुत करेगा, दया याचिका, मर्सी पिटिशन, और राष्ट्रपति भी संबंधित व्यक्ति की दया याचिका को ठुकरा देता है। ऐसी स्थिति में क्या कोई व्यक्ति, संबंधित व्यक्ति पुनः कोर्ट में नए सिरे से याचिका दायर कर सकता है? प्रश्न मेरा यही है कि यदि राष्ट्रपति दया याचिका खारिज कर देता है, ठुकरा देता है, तो क्या संबंधित व्यक्ति नए सिरे से न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है? तो इसका उत्तर साथियों ऑप्शन में आता है हाँ, नहीं, विशेष परिस्थितियों में या ऐसा संविधान में उल्लेखित नहीं है। तो ध्यान में रखिए साथियों, यदि राष्ट्रपति के द्वारा दया याचिका खारिज कर दी गई है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति विशेष परिस्थिति में नए सिरे से याचिका कोर्ट में दायर कर सकता है, कर सकता है विशेष परिस्थिति में। तो देखिए, नए सिरे से व्यक्ति याचिका दायर करेगा तो उसके पीछे एक आधार होगा साथियों। संबंधित व्यक्ति राष्ट्रपति ने याचिका क्या कर दी है, खारिज कर दी है, तो एक आधार होता है। उस आधार पर व्यक्ति जो है जिसे फांसी दी गई थी, वो नए सिरे से नई याचिका कोर्ट में दायर कर सकता है। अब आप सभी साथी ये सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा दया याचिका खारिज की जा चुकी है, सबसे बड़े न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी दया याचिका खारिज की जा चुकी थी, तभी संबंधित व्यक्ति राष्ट्रपति के सामने दया याचिका लेकर आया। अब राष्ट्रपति ने भी दया याचिका खारिज कर दी है और फिर संबंधित व्यक्ति वापस कोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर रहा है नए सिरे से। तो ये मजाक है क्या? भारतीय संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है क्या? तो देखिए साथियों, है, बिल्कुल है। इसमें क्या है, एक आधार पर संबंधित व्यक्ति नए सिरे से याचिका दायर कर सकता है। वो आधार क्या है? वो सीधा सा आधार है जब राष्ट्रपति संबंधित दया याचना पर निर्णय लेने में बहुत अधिक समय लगा दे। यही शब्द आपको ध्यान में रखना है, बहुत अधिक समय। जब राष्ट्रपति संबंधित व्यक्ति की दया याचिका पर विचार करने में बहुत अधिक समय लगा दे, तो संबंधित व्यक्ति नए सिरे से नई याचिका कोर्ट में प्रस्तुत कर सकता है। तो साथियों, इसका जवाब आपको मिल गया होगा। क्या आधार है कि नई याचिका दायर कर सकता है संबंधित व्यक्ति? तो उसका आधार यही है कि राष्ट्रपति बहुत अधिक समय उस निर्णय में लगा दे। तो अब देखिए साथियों, इसी संबंध में मैं आपके सामने इसी के उदाहरण के रूप में, बहुत अधिक समय लगाने के उदाहरण के रूप में एक घटनाक्रम साझा करना चाहता हूं। वो घटनाक्रम क्या है कि राजीव गांधी के हत्यारों को मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसके पश्चात सर्वोच्च न्यायालय ने भी सजा को यथावत रखा। इसके पश्चात दया याचिका राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत की गई और दया याचिका पर राष्ट्रपति ने निर्णय देने में बहुत अधिक समय लगा दिया। बहुत अधिक समय लगा दिया तो संबंधित व्यक्ति ने नए सिरे से मद्रास हाई कोर्ट में पुनः नई याचिका दायर कर दी।
और मद्रास हाईकोर्ट ने दोषियों को राहत भी दे दी। तो आप समझ रहे हैं अच्छी तरह कि जो मैं बात आपको बताना चाह रहा हूं कि व्यक्ति जो है नए सिरे से याचिका दायर कर सकता है। क्यों कर सकता है साथियों? देखो, इसका कारण यह है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 20 है, जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, इस अनुच्छेद 20 में साफ साफ ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए गए किसी भी अपराध के लिए उस पर एक ही मुकदमा दायर किया जा सकता है। मतलब यदि किसी व्यक्ति पर कोई आपराधिक मामला है और व्यक्ति 10-15 वर्ष से जेल में है, फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है, दया याचना जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा अस्वीकृत कर दी गई है, तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति है वो नए सिरे से कोर्ट में जा सकता है और अनुच्छेद 20 को आधार बनाकर जा सकता है कि एक व्यक्ति को एक आपराधिक कार्य के लिए एक से अधिक उसको सजा नहीं दी जा सकती। तो एक अपराध के लिए एक ही मुकदमा दायर किया जा सकता है। जो व्यक्ति राष्ट्रपति के सामने दया याचना ला रहा है, उस व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा फांसी दी गई थी। अब जब तक राष्ट्रपति निर्णय नहीं देगा, दया याचना का निर्णय नहीं लेगा, तब तक संबंधित व्यक्ति को जेल में रखा जाएगा। तो जब तक राष्ट्रपति निर्णय नहीं देगा तब तक संबंधित व्यक्ति जेल में रहेगा और सर्वोच्च न्यायालय ने उसको फांसी दी थी। अपराध उसने एक ही किया है, हत्या की है, तो एक ही अपराध के लिए वो व्यक्ति है 2 सजा कैसे प्राप्त कर सकता है? तो ऐसी स्थिति में क्या है साथियों, यदि राष्ट्रपति द्वारा बहुत अधिक समय लगा दिया जाए निर्णय लेने में, तो संबंधित व्यक्ति नए सिरे से याचिका दायर कर सकता है। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब देखिए इसके बाद की बात, तो साथियों जितनी बात मैंने आपको अभी तक बताई है वो आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे अनुच्छेद 72 के संबंध में। अब देखिए साथियों, हमने बात की थी राष्ट्रपति की, तो मैं यहां पर एक संक्षिप्त बात राज्यपाल से रिलेटेड लेना चाह रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट और अधिक क्लियर हो सके। वो बात ये है कि साथियों, अपन ने बात की कि राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 72 के तहत संबंधित व्यक्ति जिसकी दया याचना राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत की जाती है, उसकी दया याचना को जो है वो एकदम माफ कर सकता है, संबंधित व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है, संबंधित व्यक्ति की सजा में कमी कर सकता है, संबंधित व्यक्ति की सजा को कुछ समय के लिए रोक सकता है, या फिर संबंधित व्यक्ति की सजा की प्रकृति में बदलाव कर सकता है। तो ये आपको चारों के चारों तथ्य समझ में आ गए जो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त न्यायिक शक्तियां हैं। अब देखिए साथियों, प्रश्न आता है, क्या मृत्युदंड के संबंध में राज्यों में राज्यपालों को भी राष्ट्रपति के समान न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं? तो इसका सीधा सा उत्तर आएगा प्राप्त है। राज्यों में राज्यपालों के समक्ष दया याचना प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल जो है वो संबंधित व्यक्ति की सजा को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकते हैं, संबंधित व्यक्ति की सजा में कमी कर सकते हैं राज्यपाल, और संबंधित व्यक्ति की सजा की प्रकृति में परिवर्तन ला सकते हैं। प्रकृति में परिवर्तन आप समझ रहे होंगे कि मृत्युदंड की सजा अगर सर्वोच्च न्यायालय ने या हाईकोर्ट ने व्यक्ति को दी है तो ये जो है उसे आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। अब देखिए साथियों, यहाँ पर एक बात जो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है वो ये बात है कि राष्ट्रपति को संबंधित व्यक्ति को माफ करने का अधिकार है। राष्ट्रपति संबंधित व्यक्ति की सजा को पूर्णतया माफ कर सकता है। राज्यों में राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। राज्य में राज्यपाल संबंधित व्यक्ति की सजा को स्थगित कर सकता है, संबंधित व्यक्ति की सजा में कमी ला सकता है, संबंधित व्यक्ति की सजा की प्रकृति में बदलाव ला सकता है, लेकिन साथियों राज्यपाल जो है
वो संबंधित व्यक्ति की सजा को माफ नहीं कर सकता, पूर्णतया माफ नहीं कर सकता, उसको बाइज्जत बरी नहीं कर सकता। केवल यही अंतर बताने के लिए मैं यहाँ बीच में संक्षिप्त रूप में राज्यपाल की भूमिका को लेकर आया हूं। अब देखिए साथियों, अब ऑफलाइन क्लासों में आपको पता है ये ऑनलाइन क्लास है, और ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास में बहुत अधिक अंतर है। हम भी इस अंतर को महसूस करते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग जो है वो स्वैच्छिक होकर किसी भी वे में, किसी भी तरीके से विद्यार्थियों के डाउट्स को क्लियर करते हैं, सारे कंसेप्ट बताते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, कंसेप्ट तो यहाँ भी सारे बताए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं अपना व्यक्तिगत यहाँ पर ओपिनियन देना चाह रहा हूँ कि सब कुछ तथ्यों को बताते हुए भी मैं ऑफलाइन क्लासेस की तुलना में मात्र 30% ही सहज महसूस कर रहा हूँ इस ऑनलाइन क्लासेस में। तो ये अपना व्यक्तिगत मत है साथियों, और सभी को अधिकार है अपना व्यक्तिगत मत और राइट ऑफ एक्सप्रेशन का, अपनी अभिव्यक्ति देने का अधिकार सभी को है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत। तो देखिए साथियों, अब ऑफलाइन क्लासेस में जो है कई बार जैसे प्रश्न दिमाग में चल जाते हैं विद्यार्थियों के, और आप ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं तो आपके भी दिमाग में प्रश्न होगा कि सर ने बताया कि सजा को माफ कर सकते हैं, सजा में कमी ला सकते हैं, सजा की प्रकृति में बदलाव ला सकते हैं, सजा को स्थगित कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में ये प्रश्न चल रहा होगा या चलता है विद्यार्थियों के, क्या राष्ट्रपति सजा में बढ़ोतरी नहीं कर सकते? तो देखिए साथियों, राष्ट्रपति के सामने दया याचना आ रही है, मर्सी पिटिशन आ रहा है, तो कहां से वो सजा में वृद्धि करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो सजा दी गई है उस सजा में वो कमी कर सकते हैं, वो सजा यथावत रख सकते हैं, लेकिन वो सजा बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि दया याचना का जो मतलब है वो यही है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संबंधित व्यक्ति को जो सजा दी गई है उसमें कुछ कमी लाए, यथावत रखें या सजा की प्रकृति में बदलाव करें, न कि उस सजा को और ज्यादा बढ़ा दें। तो जाहिर सी बात है इस प्रश्न का समाधान आपका हो गया होगा। अब देखिए, इसके बाद में अपन बात करेंगे राष्ट्रपति की अन्य न्यायिक शक्ति की, जो उसको प्राप्त है आर्टिकल 124 के तहत। देखिए साथियों, आर्टिकल 124 के तहत राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति प्राप्त है, तो अच्छी तरह आप देख लीजिए। ये हो गया अपना सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, और ये इधर हो गया उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। देखो, दोनों ही न्यायालयों को मैं आपको अंतर के आधार पर बता रहा हूं ताकि अधिक से अधिक हमें जानकारी भी मिल जाए और हमारा समय भी बचे। तो देखिए, अनुच्छेद 124 के तहत जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कौन करता है नियुक्ति? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसी तरह से भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 216 के तहत राष्ट्रपति जो है वो उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। समझ लीजिए अच्छी तरह, आर्टिकल 124 के तहत जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, और आर्टिकल 216 के तहत राष्ट्रपति उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यह आपको दोनों शक्तियां पता चल गई राष्ट्रपति की। अब देखिए साथियों, इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है सर्वोच्च न्यायालय में,
इसके अलावा न्यायाधीशों को शपथ भी दिलाता है। दूसरी शक्ति राष्ट्रपति की, पहली सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ जो है वो कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। अब देखिए अगली बात, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन साथियों एक बात आपको यहां पर ध्यान में रखनी है, वो है शपथ के संदर्भ में। तो प्रश्न एकदम सीधा सा ही आता है और हम नॉर्मली सोचते हैं कि प्रश्न एकदम सीधा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, तो ये तो हमें बताइए कि राज्यपाल दिलाता है। ऐसा नहीं है साथियों, या राष्ट्रपति दिलाता है। ऑप्शन में राज्यपाल राष्ट्रपति दोनों ही आएंगे, जाहिर सी बात है, आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दोनों ऑप्शन देगा। तो इसमें आप एक बात ध्यान में जरूर रखिए कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ राष्ट्रपति नहीं दिलाता है, इन्हें पद की शपथ दिलाता है संबंधित राज्य का राज्यपाल। ये आपको विशेष बात ध्यान में रखनी है। हालांकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। अब देखिए साथियों, एक विचार में और आपके बीच में बांटना चाह रहा हूं यहां, वो ये है स्थानांतरण, ट्रांसफर, तबादला। प्रश्न आता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण या तबादला या ट्रांसफर कौन करता है? तो आप देखते हैं सीधा सा प्रश्न है, न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं पूछ रहा है। तो जब हमें यह पता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, तो तबादला भी यही करता होगा। तो ध्यान में रखिए साथियों, भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कभी स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। तो इनका स्थानांतरण कभी नहीं किया जाता है, इनका तबादला नहीं किया जाता है, तो राष्ट्रपति तबादला कैसे करेगा? तो जाहिर सी बात है, अगर आपसे पूछा जाए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कौन करता है, तो कोई नहीं करता, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण नहीं किया जाता है। अब देखिए अगली बात आती है अपने सामने कि उच्च न्यायालय, यही बात जो है उच्च न्यायालय के संदर्भ में आपसे पूछ ले कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कौन करता है। अब आप सोचोगे कि सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में बात ये आई है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का स्थानांतरण नहीं हो सकता, तो उच्च न्यायालय में भी यही उत्तर आएगा कि कोई नहीं कर सकता। तो ये ध्यान में रखना है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण, ट्रांसफर किया जा सकता है। तो अब आप देखोगे कि कौन कर सकता है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करता है राष्ट्रपति। यहां आप गवर्नर या राज्यपाल उत्तर नहीं बताएंगे। कौन करता है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण, तो वो राष्ट्रपति करता है। अब देखिए साथियों, ये भी पूरा उत्तर नहीं है। अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि हो सकता है कि आपको ऑप्शन में दे दे राष्ट्र, जैसे प्रश्न आ जाए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संबंधित राज्य का राज्यपाल, संबंधित राज्य का मुख्य न्यायाधीश या मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति। तो ये ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, पूरा उत्तर आएगा इसमें मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर राष्ट्रपति। यह आप ध्यान में रखिएगा, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों का जो तबादला है, स्थानांतरण है, वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का तबादला कैसे करेगा? मुख्य न्यायाधीश जो होता है उसकी सिफारिश पर जो है वो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। अब देखिए इतनी बात आपके समझ में आ गई है, अब अपन आगे चलते हैं। तो साथियों, सभी बातें आप एकदम स्मृति में डालते हुए चले। अब देखिए
हमने बात की है न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत अनुच्छेद 72 की, हमने इसके बाद में बात की अनुच्छेद 124 की और अनुच्छेद 216 की। अब अपन बात करेंगे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट है न्यायिक शक्तियों के संदर्भ में आर्टिकल 143 अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी विषय पर कानूनी परामर्श या सलाह प्राप्त करने का अधिकार रखता है। आपको सबसे पहली बात ये ध्यान में रखनी है, प्रश्न डायरेक्टली आता है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी विषय पर कानूनी परामर्श ले सकता है। तो किसी भी विषय पर कानूनी परामर्श राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद से प्राप्त करता है सर्वोच्च न्यायालय से, तो वो है 143। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श प्राप्त कर सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत प्राप्त कर सकता है साथियों? 143 के तहत। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए साथियों, बात जो आती है आगे, जब राष्ट्रपति किसी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श मांगता है तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानूनी परामर्श को देने के लिए सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया को अपनाएगा। तो ये बात आपके लिए विशेष रूप से ध्यान में रखनी आवश्यक है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास राष्ट्रपति ने किसी विषय पर कानूनी परामर्श मांगा तो सबसे पहले क्या करेगा साथियों, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सर्वोच्च न्यायालय एक संवैधानिक पीठ का गठन करेगा। अच्छी तरह बात को समझ लीजिए साथियों, जब राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी कानूनी विषय पर परामर्श मांगता है तो सर्वोच्च न्यायालय सबसे पहले एक संवैधानिक पीठ का गठन करता है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन करता है। और इस संवैधानिक पीठ में कम से कम मिनिमम 5 सदस्य हो सकते हैं। कम से कम 5 सदस्य होने चाहिए। अधिकतम का कोई निर्धारण नहीं है। अधिकतम तो देखिए साथियों, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश प्लस 30 अन्य न्यायाधीश हैं, तो कुल न्यायाधीश 31 हैं। लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब भी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी विषय पर कानूनी परामर्श मांगेगा तो अनुच्छेद 145 के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक संवैधानिक पीठ का गठन करेगा और इस पीठ में न्यूनतम कम से कम 5 न्यायाधीश होने या 5 सदस्य होने जरूरी है और इसी पीठ के द्वारा संपूर्ण विचार विमर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति को संबंधित विषय पर परामर्श दिया जाएगा। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे ये सारी प्रक्रिया। अब देखिए साथियों, एक बात और आती है, विशेष बात ये आती है कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को मांगे गए कानूनी विषय पर परामर्श देने के लिए बाध्य है। एक बात यह भी आती है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए परामर्श को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। तो दोनों ही चीजें प्रश्न के रूप में आपके सामने आती हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि न तो सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को कानूनी परामर्श देने के लिए बाध्य है और न ही राष्ट्रपति इस चीज के लिए बाध्य है कि सर्वोच्च न्यायालय
जो परामर्श राष्ट्रपति को दे वो परामर्श राष्ट्रपति माने ही, दोनों ही बाध्य नहीं है। ये आपको कन्फर्म ध्यान में रखना है। अब देखिए साथियों, एक प्रश्न और बनता है यहां पर। प्रश्न ये बनता है कि राष्ट्रपति क्या सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी विषय पर कानूनी परामर्श लेने के लिए स्वविवेक शक्ति रखता है? किसी भी विषय पर कानूनी परामर्श लेने के लिए स्वविवेक शक्ति रखता है या नहीं? यही एक बात है। यही देखिए साथियों, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये कथन के रूप में प्रस्तुत की जाती है। हमारे सामने 4 कथन प्रस्तुत किए जाते हैं और हम आसानी से 2 कथनों पर तो विचार कर लेते हैं कि ये सही है या गलत है, बाकी 2 में कंफ्यूजन हो जाता है। हमें लगता है यार छोड़ भी नहीं सकते प्रश्न, और इच्छा ये भी होती है कि हम कर लें उस प्रश्न को। तो ऐसी स्थिति में आप तभी आते हैं जब आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं होता है। आपने 10, 15, 20 मिनट का वीडियो देखा है जिसमें बताया जाता है आर्टिकल 143 इससे संबंधित है, संबंधित न्यायाधीशों की नियुक्ति इस अनुच्छेद के तहत की जाती है और बात खत्म। साथियों, आप ये एक हकीकत बात है कि कम से कम समय में जो वीडियो प्रदर्शित की जाती है आपके सामने, आप उसे ज्यादा रुचि से देखते हैं। ऐसा जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल का कोई उद्देश्य नहीं है कि वीडियो 20 मिनट में ही बने। सबसे पहला और अंतिम उद्देश्य टारगेट यही होता है कि चाहे पूरा टॉपिक न भी आए एक वीडियो में, लेकिन जितनी बात आपको विस्तार से बताई जाए ताकि आपके भविष्य में एग्जाम में उस टॉपिक के संदर्भ में प्रश्न गलत होने की संभावना एकदम न के बराबर हो। तो साथियों, ये कुछ आगे ही जा रहे हैं अपन, और आगे जाना बनता है। हर परीक्षा में जो है आजकल कोई स्तर निर्धारित नहीं है। पटवारी की परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ जाता है जो आरएस लेवल के विद्यार्थियों के भी छक्के छुड़ा देता है। तो देखिए साथियों, इंडियन पॉलिटी आप गहराई से पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और अगर आपने बेसिक पॉइंट्स क्लियर नहीं कर रखे हैं तो हम बेसिक पॉइंट्स भी क्लियर कर रहे हैं और गहराई की बात भी कर रहे हैं। तो देखिए, यहां पर बात आई है कि राष्ट्रपति किसी भी विषय पर कानूनी परामर्श सर्वोच्च न्यायालय से जो लेता है वो अपनी इच्छा से ले सकता है क्या? क्या वो इस कानूनी परामर्श को लेने के लिए स्वविवेक शक्ति रखता है? तो देखिए साथियों, इसका जवाब आएगा हाँ। वो अपनी इच्छा से भी किसी भी विषय पर कानूनी परामर्श सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त कर सकता है। लेकिन व्यवहारिक रूप से, फैक्ट के रूप में हो क्या रहा है वर्तमान में? व्यवहारिक रूप से साथियों 99% जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से उन्हीं विषयों पर कानूनी परामर्श मांगता है जो उन्हें आग्रह किए जाते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो राष्ट्रपति से आग्रह किया जाता है उसी विषय पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अपनी स्वविवेकीय शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी विषय पर कानूनी परामर्श नहीं ले सकता। ले सकता है, बहुत ही रेयर चांस है, बहुत ही कम ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि राष्ट्रपति अपनी स्वविवेक के तहत कानूनी सलाह मांगता है। अधिकांशतया वो जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही कानूनी परामर्श मांगता है सर्वोच्च न्यायालय से। तो आप फैक्ट को पूरी तरह से समझ गए होंगे। अब देखिए साथियों, यहां पर मैं एक छोटा सा वाद लेना चाहूंगा, उस वाद के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो देखिए साथियों, अनुच्छेद 143 की बात आपके समझ में आ गई होगी कि वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी भी कानूनी विषय पर परामर्श मांग सकता है। तो वो अनुच्छेद 143 के तहत प्राप्त कर सकता है। और अनुच्छेद 145 भी आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 145 जो है
वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संवैधानिक पीठ के गठन का उल्लेख करता है कि जब राष्ट्रपति सलाह मांगेगा तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 145 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन करेगा और उस बेंच में विचार विमर्श करने के लिए कम से कम न्यूनतम 5 न्यायाधीश होने जरूरी है। अब देखिए बात यह आती है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए परामर्श को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है या नहीं, तो वो बाध्य नहीं है। ये राष्ट्रपति की इच्छा पर है कि वो उस परामर्श को माने या न माने, और सर्वोच्च न्यायालय भी इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि वो राष्ट्रपति को वाजिब परामर्श दे या नहीं दे। अगर वो उस चीज के संदर्भ में कोई सॉल्यूशन सॉल्व आउट नहीं कर पाते हैं तो उस संदर्भ में राष्ट्रपति को साफ साफ कहा जा सकता है कि ये हमारे बस की बात नहीं है, हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर की बात है। तो दोनों ही एक दूसरे के प्रति जो है पूरी तरह से निष्ठा नहीं रखते हैं, बाध्य नहीं है। अब देखिए साथियों, मैंने बताया आपको कि राष्ट्रपति बहुत ही कम अवसरों पर जो है अपनी स्वयं की शक्ति का प्रयोग करता है अनुच्छेद 143 के संदर्भ में। अधिकांशतया केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा जो आग्रह किया जाता है, जिस विषय के बारे में आग्रह किया जाता है, राष्ट्रपति उसी विषय की सलाह मांगता है, परामर्श मांगता है सर्वोच्च न्यायालय से। तो इसी संबंध में एक देखिए बाद में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा बेरुवारी वाद। ये बेरुवारी जो है साथियों, ये भारतीय क्षेत्र है और 1958 में भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे गुलाम नूर। 1958 में, अच्छी तरह आप पूरी बात को सुनिएगा, इस बात से क्या आप निष्कर्ष निकालते हैं वो आगे की बात है। बेरुवारी जो वाद है ये 1958 में हुआ था और तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति गुलाम नूर के मध्य एक समझौता हुआ और इस समझौते के तहत भारतीय क्षेत्र बेरुवारी पाकिस्तान को दिए जाने का निर्णय लिया गया। इस समझौते के तहत भारतीय क्षेत्र बेरुवारी जो है वो किस देश को दिए जाने का निर्णय लिया गया, तो वो पाकिस्तान को दिए जाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय की काफी आलोचना हुई, विपक्षी दल ने काफी आलोचना की, विपक्ष ने बहुत बड़ा हंगामा भी खड़ा किया और हंगामा खड़ा करना वाजिब भी है साथियों, क्योंकि केवल प्रधानमंत्री अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों से परामर्श करके भारतीय क्षेत्र, कोई भी भारतीय क्षेत्र या भारत का एक भाग किसी अन्य देश को नहीं दे सकते, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो विपक्ष के द्वारा विरोध किए जाने की स्थिति में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस समय जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये आग्रह किया कि राजेंद्र प्रसाद जी, आप सर्वोच्च न्यायालय से ये परामर्श लें कि किस तरह से किसी भारतीय क्षेत्र या भूभाग को हम किसी अन्य देश को दे सकते हैं। तो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के सामने एक विषय रखा कि सर्वोच्च न्यायालय के सदस्य हमें ये बताएं कि भारतीय क्षेत्र या किसी भूभाग को किस प्रक्रिया के तहत सरकार किसी अन्य देश को सौंप सकती है। तो बेरुवारी वाद के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए किसी भी भारतीय क्षेत्र या भूभाग को अन्य देश को दिया जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस बेरुवारी वाद के संदर्भ में क्या निर्णय लिया गया कि अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए किसी भी भारतीय भूभाग या क्षेत्र को केंद्रीय सरकार किसी अन्य देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ समझौता करके उसे प्रदान कर सकती है। तो कहने का मतलब अधिकांश जो कानूनी परामर्श राष्ट्रपति के द्वारा मांगे जाते हैं वो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही मांगे जाते हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है, तो वो होता है प्रधानमंत्री। जैसे इस विवाद के संदर्भ में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री
जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के सामने ये प्रस्ताव रखा, ये सिफारिश की कि वो मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय से इसकी प्रक्रिया के संदर्भ में कानूनी परामर्श ले, और सर्वोच्च न्यायालय ने इसका निर्णय भी दे दिया कि अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया को अपनाते हुए ये कार्य भलीभांति किया जा सकता है। और 368 जो है वो संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से ली गई है। अब हम जो संविधान में है ये सारी बातें पढ़ेंगे साथियों कि भारतीय संविधान के कौन कौन से विषयों को कौन कौन से देशों से ग्रहण किया गया है। तो ये साथियों आगे आपको विस्तार से बताई जाएगी। जिस तरह से हमने जो आपातकालीन प्रावधान पढ़े थे, तो आपातकालीन प्रावधान जो है उनके संदर्भ में भाग अलग है और देश अलग है, तो उनकी अपन ने अभी यहाँ चर्चा नहीं की है। उसके लिए आपको अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा आपके लिए कि कौन कौन से विषय जो है वो कौन कौन से देशों से ग्रहण किए गए हैं। जैसे आपातकालीन जो प्रावधान है वो भाग 18 में है और जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। तो ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। इसी तरह से देखिए साथियों, आज अपन ने पूरी बात की है राष्ट्रपति को प्राप्त न्यायिक शक्तियां। आशा है आपको ये वीडियो बहुत ही अधिक पसंद आया होगा। अगला जो भाग मैं लेके आऊंगा वो लेके आऊंगा राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। उसके बाद में ये जो राष्ट्रपति जो टॉपिक है ये पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी अगर कुछ बचेगा भाग शेष तो आगे वीडियो और प्रदर्शित किए जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वित्तीय शक्तियों में आपको अनुच्छेद 77 की धारा 4 में आपको बताऊंगा कि सारा का सारा जो वित्त है वो राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है। वित्त मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में ही की जाती है। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल से वित्त आयोग का गठन कर सकता है। अनुच्छेद 310 के तहत राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में जो है धन विधेयक रखा जा सकता है। और इसके अलावा जो है हम संचित निधि और आकस्मिक निधि इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि वो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 112 का भी हम अध्ययन करेंगे वित्तीय शक्तियों में कि अनुच्छेद 12 जो है ये बात कहता है कि वित्त मंत्री जो है वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है और वित्त मंत्री जो है वो वार्षिक वित्तीय विवरण का जो उद्घोषण करता है वो राष्ट्रपति के नाम से करता है, क्योंकि भारतीय संविधान में साथियों कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। बजट को अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण नाम दिया गया है। तो इन सारी शक्तियों की बात करेंगे। इसके अलावा अगले वीडियो में प्रयास ये रहेगा कि मैं आपको राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियों के बारे में भी परिचित करवा सकूं। अगर वीडियो पसंद आया साथियों तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।